नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को लगातार बेहतर करते हुए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखा है, माना कभी कभी वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापने की अपेक्षा लेंस के मुख्य फोकस से नापनी सरल होती हैं। यानी कि इन्होंने कहा है लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है उससे दूरियों को नापना कठिन होता है, जबकि मुख्य फोकस से नापना क्या होता है, सरल होता है। यदि किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x डैश हो तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x हो, तब x डैश बराबर हो गया f डैश, जहां f डैश व f लेंस की क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां हैं। तब हमने एक डायग्राम देखा है, यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, जिस पर एक मुख्य अक्ष डाल दी गई है। इसके सामने एक वस्तु O डैश रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त हो रहा है। अब आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है, देखते हैं, लिखा है कि माना परिमित आकार की एक वस्तु O डैश एक पतले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस F डैश के बाईं ओर अक्ष के लंबवत रखी हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। इन्होंने कहा है कि माना परिमित लंबाई की एक वस्तु O डैश पतले उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F डैश के बाईं ओर रखी हुई है। तो एक वस्तु O डैश है, ये पतला लेंस है, मुख्य फोकस F1 डैश है, इसके बाईं ओर रखी गई है, इसके बाईं ओर लंबवत स्थिति में रखी गई है। फिर ये आगे कह रहे हैं, देखिए आगे इसमें कहा है कि बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण O डैश A लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F में से गुजरती है। कह रहे हैं बिंदु O डैश से, यहाँ पर दिया है, देखिए कह रहे हैं बिंदु O डैश से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर O डैश A लेंस पर पड़ती है और पड़ने के बाद अपवर्तित होकर मुख्य फोकस F यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। एक बार फिर समझ लेंगे। कह रहे हैं कि इसके बिंदु O डैश से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस के पृष्ठ पर पड़ती है, पड़ने के बाद पड़ती है, फिर क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद वह द्वितीय मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। फिर ये बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है दूसरी बार में, इन्होंने कहा है कि दूसरी किरण O डैश B, दूसरी किरण O डैश B, दूसरी किरण देखते हैं कहाँ पर है, दूसरी किरण O डैश B जो लेंस के प्रथम फोकस F डैश से होकर जाती है, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि दूसरी किरण जो है इसी बिंदु O डैश से प्रथम मुख्य फोकस F डैश से होकर लेंस पर जाती है, फिर अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पता लग गया हमें। यानी कि दूसरी किरण भी बिंदु O डैश से होकर O डैश B प्रथम फोकस F डैश से होकर जाती है, फिर अपवर्तित होकर मुख्य फोकस F के समांतर हो जाती है। यह दोनों किरणें, फिर लिखा है देखो, यह दोनों किरणें बिंदु I डैश पर मिलती हैं। ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, बिंदु I डैश पर। देखो ये दोनों, इधर से ये आई, इधर से ये आई, ये दोनों किरणें कहाँ पर मिली, बिंदु I डैश पर मिलती हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है, आगे देखिए, I डैश पर मिलती, जो बिंदु
ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। जो बिंदु आई डैश क्या है, बिंदु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। अतः इसको आगे हल करते हैं। देखिए किस तरह से हल करते हैं। तब इसको हल करने का तरीका क्या है वह यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अतः त्रिभुज एफ डैश ओ डैश तथा, यहाँ लिख लेंगे एफ डैश ओ डैश तथा एफ डैश सी वी में समरूप के नियम से, समरूप के नियम से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज कौन कौन से की बात हो रही है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज हमारा हो रहा है, पहला त्रिभुज है एफ डैश ओ डैश। पहला त्रिभुज है देखो एफ डैश, मतलब एफ डैश ओ डैश। देखो एक ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। दूसरा त्रिभुज हमारा है एफ डैश सी वी, एफ डैश सी वी। एफ डैश ये है, सी ये है और वी ये। एक त्रिभुज हमारा ये बन, एक त्रिभुज देखो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। समरूप त्रिभुज के नियम की बात हो रही है। समरूप त्रिभुज के नियम का देखते हैं। कहते हैं बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। तो यहाँ पर होगा बड़े त्रिभुज का जो लंब होगा वह हमारा होगा ओ डैश बटे छोटे त्रिभुज का लंब होगा सी वी बराबर बड़े त्रिभुज का आधार होगा एफ डैश ओ बटे छोटे त्रिभुज का आधार होगा सी एफ डैश। आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर बड़े त्रिभुज का जो लंब है ओ डैश और छोटे त्रिभुज का लंब है सी बी। बड़े त्रिभुज का आधार है ओ, बड़े त्रिभुज का एफ डैश ओ और छोटे त्रिभुज का एफ डैश सी या सी एफ डैश। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या होता है इधर, वह यहाँ पर मान लेते हैं, परंतु कल चूंकि कर लेंगे। चूंकि क्या है वह देखते हैं। चूंकि जो है वह जो सी बी है, सी बी जो है वह किसके बराबर है, आई डैश के बराबर है। जो भुजा सी बी है वो आई डैश के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि करके, चूंकि सी बी जो है वह बराबर है आई डैश के। तो यहाँ लिख देंगे ओ डैश, सी बी की जगह लगा देंगे आई डैश बराबर हो जाएगा एफ डैश ओ बटे सी एफ डैश। इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। आगे हल करते हैं। इसी प्रकार अगला त्रिभुज है त्रिभुज सी ए एफ तथा त्रिभुज एफ आई डैश में यही लगाएंगे समरूप त्रिभुज का नियम। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज है। सबसे पहला त्रिभुज है सी ए एफ है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा कौन सा सी ए देखो सी ए और एफ, ये त्रिभुज है सी ए एफ। एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज है आई डैश एफ। देखो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज इसमें भी समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। तो बड़े त्रिभुज का लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बड़े त्रिभुज का लंब हो जाएगा सी ए और छोटे त्रिभुज का लंब हो जाएगा आई डैश बराबर हो जाएगा बड़े त्रिभुज का आधार हो जाएगा सी एफ, छोटे त्रिभुज का आधार हो जाएगा एफ आई। आगे हल करते हैं। चूंकि यहाँ लिख लेंगे, चूंकि सी ए बराबर है हमारा किसके ओ डैश के बराबर हो जाएगा, सी ए ओ डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। आगे क्या आता है, सी ए की जगह लगा देंगे ओ डैश बटे में हो जाएगा हमारा आई डैश बराबर हो जाएगा सी एफ बटे में आ जाएगा एफ आई। यहाँ मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आगे हल कर लेते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 1 बाद 2 से।
समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 में देखो, समीकरण 1-2 हमारी ये है और समीकरण 1 हमारी ये है। इसमें देखो बाएं पक्ष और बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे यहाँ पर एफ डैश ओ बटे में हो जाएगा सी एफ डैश बराबर हो जाएगा सी एफ बटे में एफ आई हो जाएगा। मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इक्वेशन नंबर कितनी मान लेंगे इसे? 3rd मान लेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पर कोई दूरियां ले लेते हैं, एफ डैश ओ बराबर हो जाएगा एक्स डैश, चूंकि यहाँ पर एफ आई बराबर जो होगा वह प्लस का हो जाएगा एक्स, जबकि यहाँ पर ये मान का होगा माइनस का एक्स डैश होगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर सी एफ जो है वह हमारा हो जाएगा प्लस का एफ, और जबकि यहाँ पर सी एफ डैश जो है वह का हो जाएगा सी एफ डैश हमारा हो जाएगा माइनस का एफ डैश हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हल कर ले हैं, देखो एफ डैश ओ है, ये बाईं ओर है, ये हमारा क्या है मुख्य फोकस है, ये वस्तु है। यहाँ के बीच की दूरी कितनी एक्स डैश आ गई, जबकि एफ डैश सी के बीच की दूरी कितनी आ गई एफ डैश आ गई। बाईं तरफ के मान हमने माइनस में ले लिए हैं, देखो यहाँ पर एफ डैश ओ है, इसकी एक्स डैश ले ली, जबकि यहाँ एफ डैश सी है, इसकी क्या ले ली एफ डैश ले ली। बाईं तरफ की दूरियाँ माइनस में ले ली और दाईं तरफ की दूरियाँ हमने क्या में ले ली प्लस में ले ली। देखो हमने यही किया है। एक देखें इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देंगे। 3 देखो ये है, तो एफ डैश ओ की जगह माइनस का एक्स डैश रख देंगे, सी एफ डैश की जगह हम रख देंगे सी एफ डैश की जगह माइनस का एफ डैश बराबर यहाँ सी एफ की जगह रख देंगे एफ, और यहाँ पर रख देंगे एफ आई की जगह कितना रख देंगे एक्स, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स डैश बटे में हो जाएगा एफ डैश बराबर एफ बटे में हो जाएगा एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स की गुणा किससे एक्स डैश से हो जाएगी, तो एक्स डैश हो जाएगा बराबर, और एफ की गुणा एफ डैश की गुणा एफ से हो जाएगी, तो एफ डैश हो जाएगा। तो यही जो हमें सिद्ध करना था वह था पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। देखते हैं, तो इस प्रकार से यही न्यूटन का क्या है हमारा सूत्र, लिख देंगे यही न्यूटन का सूत्र